हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट के कुछ जाने माने फिनोमेना। ठीक है जी। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हमने जान लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और हमारी जो डेली रूटीन के जो काम है, हमारी जो डेली लाइफ है, उसमें जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी एज एन इनपुट काम करते हैं। ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में हमें लेट्स सपोज करो आप फैन का एग्जांपल लो तो हमें हवा मिलती है। एसी जो है वो हमें कोल्ड ब्रीज या कोल्ड एयर देता है, मतलब बेसिकली ठंडक पहुंचाता है, कूलिंग करता है। ऐसे ही हमारे ब्लोअर भी होते हैं। इन सभी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को एज एन इनपुट दिया जाता है और वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग कि ये फ्लो होता कैसे है। ठीक है, सो फ्लो ऑफ करंट। अब मेरे पास लेट सपोज कीजिए एक वायर है, आपने स्विच को ऑन किया और आपका फैन चलना स्टार्ट हो गया। तो स्विच जो है बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली एक तरह का कनेक्शन है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो जो वायर है जिससे करंट आ रहा है वो कनेक्ट हो जाती है मेरे फैन के साथ। फिर मेरा करंट सप्लाई में से आता है, स्विच के थ्रू होता हुआ फैन को घुमाता हुआ वहां से निकल के न्यूट्रल में से चला जाता है। हमारे घर में जो करंट होता है मैं आपको बता दूं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। और हमारे पास जो दो वायर्स होती हैं, कोई भी डिवाइस होगी उसमें मैक्सिमम 3 वायर्स होंगी, मिनिमम 2 वायर्स होंगी। हम मिनिमम से शुरू करते हैं। तो जो दो वायर्स होंगी उसमें एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है। लाइव वायर से बेसिकली करंट आता है और न्यूट्रल से करंट डिवाइस के थ्रू होता हुआ न्यूट्रल से बाहर निकल जाता है। राइट, सो करंट कैसे फ्लो करता है हमारे वायर में से, वायर में से फ्लो करेगा तभी वो हमारे किसी डिवाइस में जा पाएगा। ठीक है, सो हाउ द करंट फ्लोज, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये एक पाइप है। ठीक है, एक हॉलो पाइप है, हॉलो सिलेंडर है और मैंने इसमें जो हमारे ग्लास बिट्स होते हैं, कंचे, वो रखे हुए हैं। इसमें सबको मैंने प्लेस किया हुआ है। अब अगर मैं यहां से एक मार्बल को इन करता हूं तो क्या होगा, मेरा जो मार्बल जो सबसे लास्ट में होगा ये वाला, और आई कैन से दिस मार्बल, यहां से मार्बल पॉप इन करेगा और यहां से वो मार्बल क्या करेगा, पॉप आउट करेगा। तो हमारे पास समझ लीजिए जो वायर्स होती हैं उनके अंदर, जैसे यहां पे मैंने पाइप के अंदर मार्बल्स रखे हुए हैं, वहां पर हमारे पास क्या होता है, पाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेरे पास बैटरी, या बैटरी भी छोड़ दीजिए, कोई भी सोर्स है, वहां से मैंने आपको बताया कि क्या निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स वायर में जो उनके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको पुश करेंगे और वो यहां से इलेक्ट्रॉन एक एंटर करेगा और जो यहां जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस साइड में होगा वो क्या आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, उसमें कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पुशिंग होती है। राइट, समझ में आया। ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी वायर के थ्रू ट्रेवल करता है। याद कीजिए जब आपको कंडक्टर्स कराया गया था तो मैंने कहा था कि किसी भी मटेरियल को कंडक्टर तब कहा जाएगा जब उसमें फ्री आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन तो हर तरह के मटेरियल में पाए जाते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, बट उनका फ्री होना जरूरी है, मतलब वो इस तरह की कंडक्शन में इन्वॉल्व हो सके, तभी वो मटेरियल क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है जी। सो जब मेरे पास एक वायर होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझने के लिए हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। मेरे पास जब एक नॉर्मल वायर होती है, मेटेलिक वायर जो होगी, जो एक कंडक्टर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जब तक मैं उसको किसी करंट के सोर्स के साथ अटैच नहीं करता, वो रैंडमली, हैपहजार्डली, अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। ठीक है, बट जैसे ही आप उसको एक करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने इस वायर को किया हुआ है, तो उस वायर के क्रॉस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज से दूर भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे। राइट, और इसी एक पुश को, एक सिस्टम को क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। एक अमाउंट का क्या मिल सके, पुश मिल सके। इलेक्ट्रॉन्स का तो होना जरूरी है ही, इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा होंगे और यहां कम होंगे तभी वो यहां से यहां पे आएंगे, बट साथ ही साथ एक उनको जो
पुश मिलता है वो किसकी तरफ से मिलता है, किसकी हेल्प से मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं अक्रॉस अ वायर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, वो सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और आई कैन से करंट किसी वायर में से फ्लो करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा अर्ली 18 सेंचुरी में जाएं या फिर हमारी 17 सेंचुरी में जाएं, तो उस टाइम पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हो गई थी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पहले डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी लेटर ऑन हुई। पहले हमारे साइंटिस्ट को ये तो पता लग गया था कि दो तरह के चार्ज हैं, एक को आपने पॉजिटिव बोल दिया, एक को आपने नेगेटिव बोल दिया। बट ये लेटर ऑन पता चला कि वो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अबंडेंस और डेफिशिएंसी से बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी लेटर ऑन हुई। तो करंट को हमने इनिशियली क्या मान रखा था कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा, और उसके फ्लो को हम क्या बोलते थे, फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो हमने करंट की डायरेक्शन को क्या माना हुआ था, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अब जब लेटर ऑन डिस्कवर हुआ और ये पता चला कि जी ये तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ करंट के लिए, वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। जाहिर सी बात है नेगेटिव कोई टर्मिनल है वो क्यों है, क्योंकि उसके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई टर्मिनल पॉजिटिव है क्यों है, क्योंकि वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स में अबंडेंस नहीं बोला जाएगा, डेफिशिएंसी बोली जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आराम से बैठा होता है। ठीक है, बट जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो सारी की सारी थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन दे देना, ये हमारे साइंटिस्ट ने सही नहीं समझा। तो उन्होंने इसको बात को क्या मान के चला कि बेशक हम ये चीज बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, बट करंट की डायरेक्शन को कन्वेंशनली जैसे पहले की तरह माना जा रहा था वैसे ही पॉजिटिव से कहां माना जाएगा, नेगेटिव। अगर आप इसको इजीली रिमेंबर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को अगर देखा जाए तो अगर मैं इनके बीच में इस तरह से कोई वायर लगा दूं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। नेगेटिव टर्मिनल है तो भैया अबंडेंस में इलेक्ट्रॉन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो पॉजिटिव की तरफ ही भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव। और करंट का फ्लो याद रखिए इससे ठीक उल्टा होता है। तो करंट का फ्लो कहां पे हो जाएगा आपका, हम करंट का फ्लो मान के चलेंगे कि वो होगा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो याद रखिए, इतना काफी है। करंट का फ्लो उससे उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ये तो हम समझ गए कि भाई चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा, मतलब एक बार चार्ज फ्लो हुए, करंट प्रोड्यूस हुआ, बल्ब ग्लो हुआ, फिर वो बंद हो गया। नाउ हाउ टू गेट दिस कंटिन्यूअस फ्लो, कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहे और हमारा बल्ब ग्लो होता रहे, तभी फायदा है ना। आपने एक बार बल्ब आपका ग्लो हुआ फिर वो बंद हो गया, तो फिर आपका काम कैसे होगा। आपको तो चाहिए कि आपका बल्ब कॉन्टिन्यूअसली ग्लो हो। अब कॉन्टिन्यूअस ग्लो होने के लिए कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कैसे अचीव किया जाता है। द वेरी सिंपलेस्ट वे टू अचीव दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ चार्ज इज कि आप उसको किससे कनेक्ट करें, एक बैटरी से और एक सेल से। तो बैटरी और सेल एक क्या है, एक आपका सबसे सिंपल मोस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की डिवाइस है। इसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसे होता है, हमारे एक सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, सेल ले लो या बैटरी ले लो, बैटरी एक बड़ी अरेंजमेंट है, सेल एक छोटी अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या होता है आपका कि केमिकल रिएक्शंस के चलते इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वगैरह होता रहता है। तो एक कॉन्टिन्यूअस अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट रहती है, जिसकी वजह से आपका सेल या बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है और आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्या चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स चलता रहता है। तो बेसिकली सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ओम्स लॉ। दिस इज द बेसिकली बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया,
हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा इनके बीच का रिलेशन क्या है ना। हम लोगों ने पता किया इस चीज को कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए किसी डिवाइस के अक्रॉस, तभी आपके क्या होंगे, चार्जेस फ्लो होंगे। चार्ज के फ्लो को आपने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो दिस इज द लॉ दैट रिलेट्स द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। क्या लॉ है? बड़ा सिंपल सा लॉ है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब देखिए, अगर छोटा सेल होगा तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.5 वोल्ट का होगा, जो एक नॉर्मल सेल हम लोग घरों में यूज करते हैं, रिमोट के अंदर यूज करते हैं हम, या किसी टॉय में यूज करते हैं, वो जो एवर रेडी वगैरह या किसी भी कंपनी का ड्यूरासेल का होता है, वो जनरली 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में, राइट। तो अगर मेरे पास एक छोटा सेल है तो वो छोटा करंट देगा, अगर एक बड़ा सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है तो वो ज्यादा करंट देगा। दिस इज द लॉ दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी डिवाइस के अक्रॉस थोड़ा है तो करंट भी उसके थ्रू थोड़ा ही पास होगा। सो दिस लॉ इज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, the current flowing through a wire or through a device is directly proportional to the potential difference applied। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जैसे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ऐसे ही V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया गया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम बेसिकली फॉर्मूले की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पे R लिखेंगे, एंड V इज इक्वल्स टू R इंटू I। R इज अ कांस्टेंट, किसी भी वायर का जो R होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंड R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, सामने से मान लीजिए तेज हवा चल रही है, तो वो जो तेज हवा होगी, जो विंड होगी, वो आपके फॉरवर्ड मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। याद कीजिए, तो एयर रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टेंस वर्ड है ये एक तरह की अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो वायर उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि हमारा एक आपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया और वायर में से वो बिना किसी दिक्कत के वेरी स्मूथली फट से फ्लो हो गया ना। हमारा जो वायर होगा या कोई भी कंडक्टर होगा या कोई भी डिवाइस होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को, कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन आया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, बेसिकली ये इतना इजी नहीं होता। हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग तरह से उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है। बट ये अपोजिंग फोर्स जो होती है ये फिक्स होती है और इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या मतलब? मतलब कि मान लीजिए आपने किसी बल्ब के थ्रू, बल्ब के अक्रॉस 10 वोल्ट का क्या दिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। मान लीजिए मैं यही सेटअप ले लेता हूं, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिगजैग वे में। ये एक तरह से अपोजिंग फोर्स होती है टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि फ्लो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, करंट तो अपॉन टाइम करके आया है ना। तो करंट हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा, बेसिकली अपोजिंग फोर्स होगी। तो अगर मैंने किसी बल्ब को मान लीजिए 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया उसके अक्रॉस, जो कि आपने वोल्ट मीटर से नापा, फिर आपने करंट फाइंड किया कितना फ्लो करेगा, तो 20 वोल्ट से 20 एम्पियर करंट नहीं जाएगा। करंट 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जो लॉस हुआ, जो ये नंबर का लॉस है, ये कैसे कंपेंसेट होता है, विद दी रेजिस्टेंस। भैया जाहिर सी बात है ना, अगर 10 वोल्ट अप्लाई किए हो तो दैट मस्ट बी इक्वल टू दी वैल्यू इक्वल टू 10, नंबर 10 आना चाहिए। तो अगर करंट मेरे पास 5 एम्पियर है तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस होगा आपका 2, तभी ये मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल होगा, 10 होगा। और ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं।
मतलब ये प्रैक्टिकली फाइंड किया गया है कि वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं आप अक्रॉस किसी भी डिवाइस के, उससे जो आप करंट नोट करेंगे वो हमेशा कम आता है। तो वो लॉस कहां हुआ? लॉस हुआ ना, वो लॉस कहा जाता है आपका रेजिस्टेंस। सो दिस वाज दी ओम्स लॉ। अब इसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, कि वोल्टेज और आई आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी क्या हो गया? डबल। वोल्टेज को हाफ किया तो करंट भी क्या हो गया? हाफ। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाया जाए दूसरी भी बढ़ेगी, एक को कम किया जाए दूसरी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये सिंपल सा रिलेशन आप इनके बीच में समझ सकते हैं। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रेजिस्टेंस इटसेल्फ। अब हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जब मेरा करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर के थ्रू, तो वो वायर उसको करंट के फ्लो को अपोज करेगी, और उस अपोज करने की वैल्यू को आप न्यूमेरिकली फाइंड भी कर सकते हैं, और उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। और वो क्या होती है? कांस्टेंट। मतलब कि मेरे पास ये वायर है, मैंने इस पेन के जैसी एक वायर बनाई कॉपर की, उसको मैं अलग अलग जगह उसको जो है अलग अलग सर्किट्स में मैं उसको इंट्रोड्यूस करता हूं। तो इसको जो वोल्टेज अलग अलग सर्किट में लेट सपोज करो अलग अलग मिल रही है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हुआ वो एमीटर से आप मेजर कर सकते हो, उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। बट जब भी आप उस सर्किट की कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज से उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को डिवाइड करोगे, तो लेट सपोज करो पहले केस में ये 2 आई, ठीक है, तो नेक्स्ट सर्किट में आप जब इसको लगाओगे वहां वोल्टेज बदलेगी, करंट बदलेगी, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर से क्या आएगी? 2। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसका जो अपोजिशन है फ्लो ऑफ करंट को, वो क्या है? कांस्टेंट। अलग अलग सर्किट में वो वैल्यू हमेशा क्या देगा? सेम देगा, तभी उसको कांस्टेंट कहा जा रहा है। अब आगे कैलकुलेट कैसे किया जाए? बड़ा आसान है, V बाय आई। ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर बना था, तो अगर मैं R को वहीं पे रखूं तो I नीचे आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया? R इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ V एंड I। तो ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास वायर ज्यादा अपोज कर रही है तो उसके थ्रू करंट क्या जाएगा? कम जाएगा। अगर वो कम अपोज कर रही है तो करंट क्या जाएगा? ज्यादा जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मेरे पास एक रोड है, उस रोड में आपके क्या है? खड्डे वगैरह हैं, मतलब इतनी अच्छी रोड नहीं है वो। तो जो खड्डे ज्यादा होंगे तो वहां से व्हीकल्स क्या जाएंगे? गाड़ियां क्या जाएंगी? कम जाएंगी। तो वो जो खड्डे हैं वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, और जो वो गाड़ियां हैं वो करंट की तरह काम कर रही हैं। अगर रोड स्मूथ होगा तो खड्डे क्या होंगे? कम, तो कार ज्यादा जाएंगी, मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस जो है अगर वो किसी कंडक्टर का ज्यादा है तो रोड पे खड्डे ज्यादा, तो गाड़ियां कम, मतलब करंट भी कम। अगर किसी कंडक्टर का, मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है तो मतलब रोड स्मूथ है, गाड़ियां ज्यादा जाएंगी, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, तो करंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है जी, आई बात समझ? फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बिहेवियर भी उल्टा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा करने से करंट हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करने से आपका बाय 2 आपका करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नाउ द यूनिट, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम्स में। ठीक है, नाउ 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्प। मैं किसी वायर का, ये वायर है एक स्ट्रेट, इस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस जिगजैग वे में। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। कब, कैसे मालूम चलेगा? अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज देते हैं 1 वोल्ट की, और एमीटर से आपको पता लगता है कि इसमें करंट जा रहा है 1 एम्प का, तो मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। आई रिपीट, अगर मैं इस वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं और फिर मैं इसके थ्रू करंट को देखता हूं कि वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 1 ओम। ठीक है, आई होप इट्स वेरी इजी एंड क्लियर एज वेल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दी ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब ओम्स लॉ से V और I का रिलेशन पता लग गया, एक नया हमारा कैरेक्टर आ गया रेजिस्टेंस, उसके बारे में हमने जान लिया। फिर हमने क्या किया? ग्राफ की प्लॉटिंग की बिटवीन V एंड I। सो क्योंकि इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और स्क्वायर और क्यूब का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो इनका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। आपने यहां पर क्या किया है? एक्स एक्सिस पे V वोल्ट्स लिया है और y एक्सिस पे I करंट लिया है। ठीक है,
तो आप अगर इसमें वैल्यूज को देखते हैं, अगर लेट सपोज कीजिए ऐसा कोई सर्किट है, इसमें अगर वोल्टेज मैं 3 रखता हूं तो मेरा करंट 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज 6 रख रहा हूं तो मेरा करंट 4 आ रहा है। तो जब आप इनको डिवाइड कर रहे हैं V1 अपॉन I1 और V1 अपॉन V2 अपॉन I2, तो आपका जो 3/2 था वो 1.5 होगा, और जो 6/4 होगा इट इज अगेन 1.5, राइट। तो हमारी जो ये वैल्यू है दोनों केस में क्या आ रही है, 1.5, मैंने आपको बताया। एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा जो ग्राफ होता है बिटवीन V एंड I वो हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इंक्लाइंड लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी का तो ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होगा। ये मैंने ड्रॉ किया है, यहां पे कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। ये आपकी बैटरी फॉर B, स्विच फॉर S, A फॉर एमीटर, V फॉर वोल्ट मीटर, और ये आपका एक वायर। अब वायर के केस में मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस वायर का, वो किसी भी चीज की बनी हो, अच्छे से अच्छा कंडक्टर हो, उसका एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो उस वायर को मैंने इस रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है R से, डन। और यहां पर हमारा एक स्पेशल डिवाइस यूज की जा रही है, दैट इज रिहोस्टेट। रिहोस्टेट मैंने आपको सिंबल जब करवाया तो मैंने बताया था आपको कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, आप इसका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है सर्किट में समझ में आएगा आपको। एक बात और, मैंने आपको बताया था कि R और I का रिलेशन होता है, उसको याद रखिएगा, वो यहां काम में आने वाला है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है सर्किट का तो करंट क्या होगा, उसमें से कम फ्लो होगा। रोड पे खड्डे ज्यादा होंगे तो गाड़ियां कम चलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर, तो कैसे आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V और I आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर V की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही है ओम्स लॉ, उसी को वेरीफाई करने लगे हैं। मैंने क्या किया है, रिहोस्टेट की वैल्यू मैंने आपको बताई कि इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब इसकी जो अपोजिंग फोर्स है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। पहले मैंने इसको सेट किया 10 ओम पे, रिहोस्टेट को मैंने सेट किया 10 ओम पे, बैटरी लगा दी मैंने, और मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन हुआ, करंट का आपको पता लग चुका है कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से। करंट यहां से आया, यहां आया, यहां आया। अब यहां पहुंचने के बाद इस जंक्शन पे करंट के पास 2 रास्ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। करंट जो है, बट मैं कह रहा हूं सिर्फ यहां जाएगा, वो यहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी 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 हाई। तो मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जिसके बीच में क्या है, खाई है। तो क्या खाई अगर बीच में हो तो क्या हम उस रास्ते को पार कर सकते हैं, नहीं। तो करंट यहां नहीं जाएगा, बेशक यहां पे जंक्शन बन रही है, बट वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। जब वो स्ट्रेट जाएगा तो वो इस वायर के थ्रू जाएगा। अब इस वायर के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो इस एमीटर में शो हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये रास्ता तो है, बट ये तो एक तरह से नेग्लिजिबल फ्लो है यहां का करंट का। तो जो करंट यहां से निकला वो सारा यहां से गया। तो एमीटर ने बताया कि इसमें से कितना करंट गया, और इस वायर को कितनी वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टमीटर से पता लग जाएगी। तो आपने V1 और I1 को क्या कर लिया, नोट कर लिया। रिहोस्टेट को रखा गया 10, V1 और I1 को नोट कर लिया गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, रिहोस्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे। वो 10 ओम था, अब आपने इसको क्या कर दिया, 1 ओम कर दिया। तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस था, जो भी था, वो कम हो गया बाय 10, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस कम होता है पूरे सर्किट का तो बैटरी में से फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि I और R का आपस में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। एक तो इस वायर का रेजिस्टेंस है और एक इस रिहोस्टेट का भी रेजिस्टेंस है। तो जो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस है वो इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है। जब मैंने R को 10 रखा हुआ था तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा था। अब मैंने जब RH को 1 किया तो वो जाहिर सी बात है बाय 10 वो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ 10 उसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एज अ रिजल्ट सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस एमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू ज्यादा, जो इस वायर के थ्रू होता हुआ यहां चला जाएगा। और साथ ही साथ आप जब V को नोट करेंगे, V2 को, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बस यही हमारा ओम्स लॉ है कि I और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। पहले केस में जब रिहोस्टेट 10 ओम था तो I और V की जो वैल्यू थी वो आपने नोट की थी। दूसरे केस में जब रिहोस्टेट को आपने 1 कर दिया तो I बढ़ा और V भी बढ़ा, राइट। यही ओम्स लॉ है
कि I और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसमें आप इसको 3-4 बार स्टेप्स में कर सकते हो। हर बार आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, अगर I कम हो रहा है V भी कम हो रहा है। और इस चीज को हम कैसे वेरी कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक बात और, जो भी V और I की वैल्यूज होंगी साइमल्टेनियसली केसेस के अंदर, उन सबको आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और वो किसका होगा? हमारी इस वायर का, क्योंकि वायर के क्रॉस ही आप करंट नोट कर रहे हो और वायर को ही कितनी वोल्टेज मिल रही है वो नोट कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।